हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, केल्सन का मूल मानक का सिद्धांत या केल्सन का विधि का विशुद्ध सिद्धांत। देखिए, जब केल्सन की बात आती है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, केल्सन एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर थे और एनालिटिकल स्कूल को अपने विधि सिद्धांत के द्वारा एनालिटिकल स्कूल की विवेचना मनोवैज्ञानिक तरीके से करने का जो क्रेडिट है वो केल्सन को जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केल्सन ने विश्लेषणात्मक विचारधारा को एक ऊंचाई तक ले जाने का जो क्रेडिट है, मतलब पूरी तरीके से उसकी विवेचना करने का जो क्रेडिट है वो केल्सन को जाता है। केल्सन का बर्थ 1881 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वो वहाँ पर वियना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इसीलिए केल्सन की विचारधारा को वियना शाखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि केल्सन और उनके समर्थकों का जो ग्रुप था वो वियना शाखा या वियना विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। केल्सन ने प्राकृतिक विचारधारा की पूरी तरीके से आलोचना की, यानी कि वो विधि को प्रकृति की देन नहीं मानते थे और उन्होंने विज्ञान की शक्ति को स्वीकार करते हुए, यानी कि विधि के एनालिसिस की बात करते हुए उन्होंने अपना विधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने विधि तथा नैतिकता में भी अंतर किया है, यानी कि लॉ अलग है और मॉरलिटी अलग होती है। केल्सन ने अपने विधि के सिद्धांत को निम्नलिखित मूलभूत बातों पर आधारित किया है। तो देखिए क्या क्या है वो बातें, चलिए आइए उनको अब हम जानते हैं। नंबर 1, केल्सन कहते हैं कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए। इट मीन्स वो इस बात पर फोकस करते हैं कि दैट लॉ एज इट इज नॉट एज इट ऑट टू बी, यानी कि हम वर्तमान समय में हम विधि के बारे में हम क्या बता रहे हैं, किसी भी टाइम पीरियड में विधि किस रूप में है हम उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। सेकंड, केल्सन कहते हैं कि विधि के सिद्धांत और विधि में अंतर होता है। देखिए, विधि के अंतर्गत कई प्रकार के विरोधी नियम होते हैं और विधि के सिद्धांत का यह कार्य होता है कि वे सभी विरोधी नियम में आपस में संबंध बनाएं और उनका एकीकरण करें, मतलब उनको एक साथ इकट्ठा करें। थर्ड जो पॉइंट है उसमें केल्सन कहते हैं विधि का जो सिद्धांत है वो सभी समय और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। मतलब वो उनका कहने का मतलब यही है कि विधि का जो सिद्धांत है वो अपरिवर्तनशील तथा सर्वमान्य होना चाहिए, यानी कि उसको सभी जगह पर माना जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, केल्सन ने कहा है कि विधि के सिद्धांत को विशुद्ध होना चाहिए और देखिए इसीलिए केल्सन के विधि के सिद्धांत को विधि का विशुद्ध सिद्धांत यानी कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी कहा गया है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इनके सिद्धांत का नाम है। और यहाँ पर विशुद्ध का क्या मतलब है, केल्सन ने कहा है कि जो अदर जो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, आपका इकोनॉमिक्स है, उनका कहना ये है कि विधि को अन्य विषयों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए और इसीलिए वो कहते हैं कि केल्सन का मेन कहना यही है कि जो विधि का सिद्धांत होता है वो विशुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, अब इसका ये मतलब नहीं है कि अदर सब्जेक्ट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। केल्सन कहते हैं कि हर विषय अपने आप में इम्पोर्टेंट है, पर जब विधि की बात आती है तो विधि को इन विषयों से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, इसीलिए ये पूरी तरीके से प्योर है। नेक्स्ट देखिए, केल्सन के अनुसार विधि शास्त्र एक सिद्धांत मूलक विज्ञान है। जब वो विधि शास्त्र के बारे में बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मेटिव साइंस है जो कि मानकों पर आधारित है, ना कि आपका नेचुरल साइंस पर। इसका मतलब केल्सन ने विधि शास्त्र यानी कि जो विधि का अध्ययन है वो मानकों पर आधारित बताया है, नेचुरल विज्ञान पर नहीं, नेचुरल साइंस पर नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन्होंने विज्ञान की शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन यहाँ पर विज्ञान की शक्ति से मतलब इनका प्राकृतिक विज्ञान से नहीं है, बल्कि ये नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब इतना जानने के बाद में देखिए हम बात करते हैं कि केल्सन के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, केल्सन के सिद्धांत की क्या मेन बातें हैं। केल्सन के विधि का जो विशुद्ध सिद्धांत है, जिसको कि मूल मानक का सिद्धांत या मानकों का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो सिद्धांत है वो मानकों की एक
क्रमबद्ध श्रृंखला है। उन्होंने पूरे विधिक क्रम को यानी कि पूरे लीगल ऑर्डर को मानकों का एक स्तूप माना है और उनके सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले दो वाक्यों को हमको यहाँ पर समझना होगा, जिसमें हम पहले की बात करें विज्ञान तथा दूसरे की बात करें हम विधि। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो विज्ञान है उसका आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान का विषय है, जबकि जो विधि का आधार वाक्य है वो विधि शास्त्र का विषय है। सेकंड, वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक विज्ञान है वो कार्य तथा कारण पर आधारित है, जबकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो विधि का विज्ञान है वो इस बात से संबंधित है कि किस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। थर्ड, वो कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान कारण से संबंधित है, जबकि विधि मानकता से संबंधित है, परंतु विधि के चाहिए तथा नैतिकता के चाहिए में अंतर होता है। यानी कि देखिए यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका कहना नंबर एक तो ये है कि जो हम विज्ञान की बात करते हैं वो प्राकृतिक विज्ञान, जैसे कि हम लोगों ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम हम सभी ने पढ़ा हुआ है। अब गुरुत्वाकर्षण के नियम में देखिए क्या होता है कि हमने यदि कोई बॉल ऊपर फेंकी है तो वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण वो पृथ्वी की तरफ ही वो वापस खींच करके चली आएगी। तो ये जो नियम है ये हमारा क्या है, ये हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक विज्ञान की। जबकि जब हम बात करें विधि की तो विधि मानकों पर आधारित है। और जैसे कि देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि विधि कैसी है ना कि कैसी होनी चाहिए, और अभी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि विधि मानकता से संबंधित है और विधि के चाहिए तथा नैतिकता के चाहिए में अंतर है। इसका मतलब ये है कि नैतिकता का चाहिए मोरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, पर विधि का ये जो चाहिए है ये हम एज इट ऑट टू बी की बात ना करके हम जो वर्तमान समय में हम जो अपने कार्य कर रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ में घटनाएं जो जुड़ी हुई हैं, हम यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आज आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अपना एक ये नोट्स तैयार किए, फिर दिन मैंने अपना एक वीडियो बनाया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस वीडियो को अपलोड कर देना चाहिए और आप लोगों को उस वीडियो को देख लेना चाहिए। यदि आपको उसको पढ़ना है तो पढ़ने के बाद में फिर आपको उसको अच्छे से समझ करके अपना पूरा डिटेल नोट्स तैयार करके फिर आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केल्सन मेनली क्या कहते हैं कि जो विधि है वो मानकता पर आधारित है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जो केल्सन के सिद्धांत की जो आधारशिला है वो मानक है, मतलब जो पूरा जो मेन जो बेस है दैट इज नॉर्म्स। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मानकों की श्रृंखला है, तो एक मानक अपने ऊपर वाले मानक से शक्ति प्राप्त करता है। यानी कि मानकों की एक सीढ़ी है, या हम कह सकते हैं चाहिए कि एक सीढ़ी होती है। पहले नीचे साधारण मानक होते हैं और सबसे ऊपर मूल मानक, जिसको कि ग्रैंड नॉर्म कहा जाता है, मूल मानक होता है। अब देखिए बात करते हैं मूल मानक के बारे में। मूल मानक क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केल्सन ने कहा है कि पूरा जो विधि का जो सिद्धांत है वो मानकों की क्रमबद्ध श्रृंखला है। तो सारे मानक जुड़े हुए हैं और सबसे ऊपर जो मानक है उसी को ही मूल मानक कहा जाता है। जितने भी नीचे वाले मानक हैं, एक मानक अपने ऊपर वाले मानक से वैधता लेता है, उससे ऊपर वाला मानक उससे ऊपर वाले मानक से वैधता लेता है, और सबसे ऊपर यानी कि मूल मानक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी मानक मूल मानक से वैधता प्राप्त करते हैं। किंतु जब मतलब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाले मानक आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ऊपर वाले मानक से ही निकल करके वो आए हैं। लेकिन जब केल्सन से ये कहा गया कि मूल मानक कहाँ से वैधता प्राप्त करता है, तो केल्सन के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। उनके अनुसार, और यहाँ पर वो इसका उत्तर ना दे करके वो क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार प्रत्येक विधि व्यवस्था में कोई ना कोई मूल मानक अवश्य रहता है तथा विधिक सिद्धांत का कार्य केवल मूल मानक तथा अन्य मानकों के संबंध पर विचार करना है। यानी कि विधि के सिद्धांत में उन्होंने क्या बता दिया कि मूल मानक तथा अन्य मानकों के संबंध के बारे में, कि वो कैसे आपस में जुड़े हैं, किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक श्रृंखला को बना रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करना है।
तो अब ये जो हम कंक्लूजन निकालें तो केल्सन की थ्योरी के मेन पॉइंट देखिए क्या निकल के आते हैं। नंबर 1 तो केल्सन ने विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, इस बात को बताया है। सेकंड, वो कहते हैं कि सैंक्शन यानी कि पनिशमेंट शास्त्र का विधि से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि जो विधि होगी तो विधि का वायलेशन होने पर कहीं ना कहीं पनिशमेंट के प्रोविजन भी होंगे। अब ये जो पनिशमेंट की जो बात आ रही है वो कहाँ पर होगी, वो उस विधि के अंतर्गत ही होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम यदि आईपीसी पढ़ते हैं तो आईपीसी में देखिए बताए गए हैं कि ये जो है अपराध है, मान लीजिए चोरी अपराध हैं, तो उनसे रिलेटेड पनिशमेंट के बारे में भी आईपीसी के अंतर्गत ही बताया गया है। देन केल्सन कहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट लॉ में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि केल्सन ने कहा था कि विधि के सिद्धांत को सभी समय तथा सभी स्थानों पर समान रूप से लागू करना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल विधि की जो एक तरीके से सर्वमान्यता पर फोकस करते हैं कि विधि सभी जगह पर समान रूप से लागू है, इसीलिए इन्होंने पब्लिक तथा प्राइवेट विधि में कोई अंतर नहीं किया। देन केल्सन कहते हैं कि विधि के चाहिए तथा नैतिकता के चाहिए में अंतर है। यहाँ पर देखिए विधि के चाहिए से मतलब हम यही नॉर्म की श्रृंखला की बात कर रहे हैं जिसमें एक मानक दूसरे मानक के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में केल्सन कहते हैं कि शांति तथा सुरक्षा के लिए सैंक्शन का होना आवश्यक है। उनका मेनली मानना, उनका जैसे ऑस्टिन ने देखिए बात की थी पनिशमेंट की, तो यहाँ पर केल्सन भी कहते हैं कि यदि पनिशमेंट नहीं होगा तो शांति तथा सुरक्षा इजीली नहीं आपका मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि लोग यदि पनिशमेंट आप नहीं दोगे तो लोग मनमाने तरीके से काम करेंगे, इसीलिए पनिशमेंट का होना जरूरी है। देन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को राज्य की विधि से उच्चतर माना है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा सुपीरियर है। और यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूँ कि ऑस्टिन ने तो इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं माना, क्योंकि ऑस्टिन कहते हैं दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन, और उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि संप्रभु का आदेश नहीं होती, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि नहीं कहा है। लेकिन केल्सन क्या कह रहे हैं, केल्सन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य की विधि से उच्चतर है। देन केल्सन ने कहा है राज्य तथा विधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है, क्योंकि जब हम बात करें एनालिटिकल स्कूल की, और एनालिटिकल स्कूल में कहा गया कि विधि राज्य की देन है, पर इतना होने के बाद में भी केल्सन राज्य को सुप्रीम नहीं मानते। वो कहते हैं कि राज्य तथा विधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राज्य है तो विधि है, विधि है तो राज्य है, मतलब हम किसी को भी सुपीरियर या किसी को भी हम इंफीरियर नहीं कह सकते। देन केल्सन ने कहा है लास्ट पॉइंट कि प्राकृतिक तथा विधिक व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। देखिए प्राकृतिक व्यक्ति इससे मतलब ह्यूमन बीइंग की बात आ रही है, और विधिक व्यक्ति से मतलब जो ह्यूमन बीइंग नहीं है पर जिन्हें सर्टेन पर्पस के लिए जिन्हें विधि व्यक्तित्व का दर्जा प्रदान करती है, वो हमारे यानी कि जिन पर केस किया जा सकता है, जो कोर्ट में केस ला सकते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग नहीं है पर जिन्हें विधि ने व्यक्ति मान लिया है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। और केल्सन कहते हैं कि प्राकृतिक तथा विधिक व्यक्तियों के बीच कोई अंतर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये केल्सन का सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो गया है, और आपको विधि का जो इन्होंने विशुद्ध सिद्धांत दिया है उसे विशुद्ध, या फिर जो इन्होंने मानकों का सिद्धांत क्यों कहा है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी सिद्धांत आता है तो उसकी आलोचना जरूर होती है, और केल्सन के सिद्धांत की भी कई बातों पर आलोचना हुई है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो इन्होंने जो दो नेम बताए हैं, उन दोनों नेम को हम लेकर के चलते हैं। जैसे कि पहले तो केल्सन ने कहा है कि इसको हम मानकों का सिद्धांत या मूल मानक का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी के जो आलोचक हैं उनका कहना यह है कि जब केल्सन ये ही नहीं बता पा रहे हैं कि मूल मानक कहाँ से वैधता प्राप्त करता है, यानी कि मूल मानक अस्पष्ट है, तो ये भ्रम उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि ये इमेजिनेशन पर बेस है। तो जब मूल मानक के ही अस्तित्व का पता नहीं है तो बाकी मानकों की बात हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड, इन्होंने राज्य की शक्ति को अत्यधिक सीमित कर दिया।
जैसा कि मैंने भी आपको एक पॉइंट बताया था कि केल्सन कहते हैं राज्य और विधि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसका मतलब केल्सन ने राज्य की शक्ति को सीमित कर दिया है। फिर इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट लॉ में कोई अंतर नहीं किया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखिए जो लॉ है वो हम उसको बिल्कुल वो हर जगह पर हर रूप में एक समान नहीं एप्लीकेबल हो सकता। तो कहीं ना कहीं पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में उसका अंतर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि केल्सन ने नहीं किया है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाम पर इनकी जो थ्योरीज के नाम पर आलोचना हुई है, तो मूल मानक का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करने जा रहे हैं जो विधि का विशुद्ध सिद्धांत। जैसे कि केल्सन ने कहा कि विधि का सिद्धांत विशुद्ध होना चाहिए, तो देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हम विधि की बात कर रहे हैं तो विधि कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र और भी कई अन्य विषयों से प्रभावित होती है। मैंने इस पर भी अपना एक पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है कि विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के साथ में क्या संबंध है। लेकिन केल्सन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। केल्सन कहते हैं कि विधि को बिल्कुल अलग होना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए लास्की ने आलोचना करते हुए केल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत को केवल बेकार की दिमागी कसरत बताया है। दिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि केल्सन ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ राष्ट्रीय विधि से भी सुपीरियर है, मतलब उच्चतर है। तो इस बात पर भी आलोचना केल्सन की हुई है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विधि को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जबकि केल्सन इंटरनेशनल लॉ को सुपीरियर मानते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि यह किसी मूल मानक पर आधारित नहीं है, तो कैसे इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को प्राथमिकता दी है। और इन द लास्ट जो इनकी आलोचना करने वाले हैं उनका कहना यह है कि केल्सन का सिद्धांत आधुनिक समय में विधिक समस्याओं को हल करने में अपर्याप्त है। लेकिन फिर भी इतनी आलोचनाएं होने के बाद में भी यदि हम एनालिटिकल स्कूल की बात करते हैं, तो देखिए जो केल्सन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि केल्सन ने एनालिटिकल पॉजिटिविज्म की विवेचना नए तरीके से की थी। उन्होंने मनोवैज्ञानिक तत्वों पर इसको आधारित किया था, नॉर्मेटिव साइंस की उन्होंने बात की है। तो इसीलिए विधि शास्त्र के एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर्स में केल्सन का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आशा करती हूँ कि आपको पूरी जो केल्सन की जो थ्योरी है क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। थ्योरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को आगे वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।